नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कोलियोसिस अवेयरनेस डे पे मैं डॉक्टर सौरभ जैन, आई एम अ न्यूरो सर्जन एंड सीनियर कंसल्टेंट इन द मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर। तो आज का टॉपिक है स्कोलियोसिस। पहले तो पता चलता है स्कोलियोसिस होता क्या है। स्कोलियोसिस मतलब कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन। इसके कई सारे रीजन होते हैं। ये रीढ़ की हड्डी के टेढ़ापन की मोस्ट कॉमन कॉज है कंजेनाइटल, मतलब कि जन्म से ही ये कुछ बच्चों में मिलता है, क्योंकि एक साइड का डेवलपमेंट होता है पूरा, एक साइड का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसकी वजह से जो इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से एक साइड हड्डी टेढ़ी हो जाती है। दूसरा एक मुख्य कारण है जेनेटिक। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो हमारे लेफ्ट साइड को ज्यादा डोमिनेट करते हैं राइट साइड की बजाय। इससे लेफ्ट साइड का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होता है, राइट साइड का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो उस केस में एक साइड का टेढ़ापन आ जाता है, बेसिकली कर्वेचर का टेढ़ापन होता है। तीसरा चीज है कि यदि किसी वजह से एक पैर की लेंथ कम रह जाए, जब बच्चा डेवलप हो रहा है तब उसका राइट या लेफ्ट पैर एक कम रह जाए, उसकी लेंथ कम रह जाए, तो वो हमेशा अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखने के लिए अपनी कमर को तिरछा करता है। इसकी वजह से एक साइड की मसल्स ज्यादा काम करती हैं, एक साइड की मसल्स कम काम करती हैं। इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ जाता है। इसके अलावा यदि भारी वजन ज्यादा उठाया जाए, जैसे कि बच्चों में स्कूल बैग्स है वो बहुत जरूरत से ज्यादा यदि यूज होते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक हम उसे करेक्ट नहीं करते और लॉन्ग टर्म तक लंबे टाइम तक वो भारी स्कूल बैग उठाते हैं या भारी वजन उठाते हैं, तो उस केस में भी ये टेढ़ापन आ सकता है रीढ़ की हड्डी का। सबसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में कॉज ढूंढना। इसके ट्रीटमेंट में द फर्स्ट प्रायोरिटी है इसकी कॉज क्या है। यदि हमें कॉज पता है कि मसल स्पाज्म है तो हम मसल स्पाज्म को रिलीव करके या फिर बैक पे जो बैक में काफी वजन है उसको हटा के या बच्चों की हैबिट्स में बदलाव करके या जो पैर शॉर्ट हो गया उस पैर को लॉन्ग करके इनिशियल स्टेज में हम साइकिल करके उसे फिर हम ट्रीट कर सकते हैं। उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जिन केसेस में ऑलरेडी कर्वेचर सिग्निफिकेंट पहुंच चुका है, जिसमें कर्वेचर काफी सिग्निफिकेंट हो गया है और परमानेंट हो गया है, उस केस में हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये मेनली अपने थोरेसिक पार्ट, अपने मिडिल वाले भाग को इन्वॉल्व करता है। कुछ केसेस में लंबर के केसेस देखे जाते हैं, परंतु मेनली ये थोरेसिक पार्ट को ही इन्वॉल्व करता है। इसकी वजह से एक साइड की झुकाव झुकने की वजह से एक साइड का थोरैक्स, जो हमारे लंग्स होते हैं दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, लेकिन एक साइड का थोरैक्स एक साइड का लंग्स कंप्रेस हो जाता है। और यदि ये कर्वेचर लेफ्ट साइड में है तो ये हार्ट को भी कंप्रेस करता है और इन सब केसेस में हार्ट की डिस्ट्रॉफी और कार्डियक प्रॉब्लम भी शुरू हो सकती है। इसके लिए एज अर्ली एज पॉसिबल जब भी आपको डिटेक्ट हो कि हमें स्कोलियोसिस हो रहा है या कर्वेचर एक साइड जा रहा है, हमें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इन एडवांस केसेस जहां पे स्कोलियोसिस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, उस सर्जरी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टीम वर्क। इस टीम में हमें एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा सर्जन, अच्छा एनेस्थेटिस्ट और अच्छा बाकी इन सबको मैनेज करना एक अच्छा मैनेजर, ये सब रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हमें एक न्यूरो सर्जरी जरूरत पड़ती है ताकि वह ये असेस कर सके कि इससे कितना न्यूरल डैमेज हो रखा है। यदि हम सिर्फ कर्वेचर को ठीक करने जाए और उसकी वजह से स्पाइन कट, क्योंकि इट्स लाइक यदि हम देखें तो ये हड्डियां हैं, हड्डियों के बीचों बीच से स्पाइनल कॉर्ड जाती है। यदि हम सिर्फ हड्डियों का कर्वेचर करेक्ट करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज कर देता है तो परमानेंटली उनके पैरों में कमजोरी या लकवा आ सकता है। इसलिए हमें पहले न्यूरो सर्जिकल असेसमेंट ये करना पड़ता है कि हम जो कर्वेचर ठीक करेंगे उससे पैरों में कमजोरी तो नहीं आएगी, स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन तो नहीं रहेगा। यदि ऐसा है कर्वेचर करने से आपको स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है तो पहले डिकम्प्रेस करना पड़ेगा। हमें इतनी जगह बनानी पड़ेगी डिकम्प्रेस करके कि कर्वेचर ठीक होने के बाद भी स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन ना आए। सेकंड थिंग, इसके बाद जब क्योंकि कर्वेचर की वजह से एक साइड का लंग ज्यादा इफेक्ट होता है, एक साइड का लंग कम इफेक्ट होता है, तो एनेस्थेटिस्ट को ये असेस करना पड़ेगा कि जब एनेस्थीसिया दिया जाएगा, जब सांस की मशीन पे मरीज को रखा जाएगा, जब वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, तब उसके लंग्स का, तब उसका ऑक्सीजनेशन का रिस्पांस कैसा रहेगा। यदि ऑलरेडी एक लंग काफी कंप्रेस्ड है, उसका ओवरऑल वॉल्यूम कम है, तो पहले लंग एक्सरसाइज की जाती है, लंग को स्ट्रेंथन किया जाता है, उसके बाद ही सर्जरी के लिए जाया जाता है। तीसरा चीज, हार्ट, यदि हार्ट कंप्रेस है, हार्ट में प्रॉब्लम है, तो हमें यह असेस करना पड़ेगा कि यदि हम सर्जरी के जब पेशेंट उल्टा लिटाते हैं, ऑपरेशन के दौरान हम पेशेंट उल्टा लिटा के उसके पीछे से स्क्रू डालते हैं, तो यदि हम उल्टा लिटाते हैं तो क्या हार्ट उस स्ट्रेस को झेल पाएगा, क्या ऑपरेशन की स्ट्रेस हार्ट झेल पा रहा है, क्या उल्टा लिटाने की स्ट्रेस झेल पा रहा है, क्या एनेस्थीसिया की स्ट्रेस झेल पा रहा है। यदि हमारा हार्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सर्जरी बहुत रिस्की हो सकती है। इसीलिए हार्ट का पूरा असेसमेंट जरूरी है। इसीलिए यह पूरा कंप्लीट टीम वर्क है। इस टीम में
इम्पोर्टेंट है। इंट्रा ऑपरेटिवली आप न्यूरोसर्जन एंड ऑर्थोपेडिशियन मिलकर काम करते हैं। इसमें स्क्रूज जो होते हैं हम ये असेस करते हैं प्री ऑपरेटिवली कि किन कहाँ स्क्रू डाले जाएंगे और किन स्क्रूज को कितने एंगल पे मोल्ड किया जाएगा। यदि मोल्डिंग ज्यादा या कम होती है, हर केस में अलग वो रहता है। कई बार यह देखा जाता है कि एक बार में सर्जरी नहीं होती तो मल्टीपल सर्जरी नहीं लगती है। ये असेसमेंट इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, हर मरीज का असेसमेंट अपने हिसाब से करना पड़ता है। यदि यह देखा गया कि एक बार में कर्वेचर पूरा कंप्लीट करने में रिस्क बहुत ज्यादा है, एओर्टा को डैमेज हो सकता है या हार्ट को डैमेज हो सकता है या लंग्स को डैमेज होता है, तो कई बार उसको स्टेज सर्जरी की जाती है। 2 या 3 केसेस में 2 या 3 बार में सर्जरी करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं इस बात में देना चाहूंगा कि जैसे ही आपको पता चले कि हमारे किसी नोन के रिलेटिव के या फ्रेंड के पीठ में कोई कर्वेचर आप एक साइड आ रहा है, रीढ़ के बीचों बीच नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर है उससे सलाह लेनी चाहिए। कई बार हम अर्ली स्टेज में आते हैं तो हम सर्जरी को बचा सकते हैं। हम जो कॉज है उसको ढूंढकर उसको खत्म कर सकते हैं और उसकी वजह से वापस रिकवरी कर सकते हैं। यदि एडवांस स्टेज हो गया है तो आपको एक वेल इक्विप्ड सेंटर पे जाना चाहिए, जहां पे एक न्यूरोसर्जन, एक ऑर्थोपेडिशियन, एक एलिजिबल एनेस्थेटिस्ट एंड गुड फिजियोथेरेपी सेंटर अवेलेबल। उस केस में आप जाइए। कभी भी लगे आपको हमारी जरूरत पड़ती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। मेरा हॉस्पिटल हमेशा आपके लिए तैयार है। थैंक यू।